कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अर्चना शर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जिस तरह से जसवंत यादव बेरोड पहुंचे थे कार्यक्रम में, उनके काफिले में 3 लाल बत्ती लगी गाड़ियां देखी गई, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब एक मंत्री को एक लाल बत्ती की गाड़ी अलर्ट होती है तो फिर के 3 गाड़ियां लेकर जाते हैं, तो ये उन मुख्यमंत्री को आईना दिखाने जैसा है जो प्रिटेंशियस कॉस्मेटिक चेंजेस के तौर पर कह रही थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं रखूंगी और लाल बत्ती को भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक अभी नए मंत्री बने तो शायद ये अपनी जो खामी थी या जो कमजोरी महसूस कर रहे थे, कमी महसूस कर रहे थे, उसकी पूर्ति के लिए 3 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। लेकिन ये जांच का मुद्दा है क्योंकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस चीज का दिखावा हो रहा है ये, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो राजनीति में प्रॉबिटी की बात करते हैं और उसके बाद ऐसा शो करते हैं। तो ये जांच का निश्चित रूप से मुद्दा। आपने देखा कि मंत्रियों ने अभी तक अपनी इनकम का भी डिक्लेरेशन नहीं किया, जिसको प्रतिबिंबित प्रशासन ने भी किया। तो सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर कहते कुछ और नजर के अंदर साक्षात्कार किया। बिल्कुल अर्चना शर्मा जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जो यहाँ पर नियमों की अवहेलना की गई है, जो गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जनता के बीच भी जाता है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है वो तो हमने देखा था। मुख्य न्यायाधीश जो थे वो खुद एक सार्वजनिक सभा में भावुक हो गए थे किस प्रकार से एक डेडलॉक में। तो ये सरकार समस्त अधिकारों का संकेंद्रण करके बैठी है और प्रत्येक जो प्रतिनिधि है वो सोचता है कि चुनाव जीतने का तात्पर्य अपनी मनमर्जी थोपने की नीति पर काम करना है। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि एक मंत्री को एक लाल बत्ती गाड़ी मिलती है, उसको 3 गाड़ियां कैसे मिली और किस प्रकार से वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जांच का मुद्दा है, इसको निश्चित रूप से हम भी उठाएंगे और इसको मीडिया के माध्यम से भी इसका अन्वेषण होना चाहिए क्यों इस प्रकार से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अर्चना शर्मा जुड़ी थी जो कि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जांच का विषय है और हम इस पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर की बात करेंगे। जैसलमेर में वन विभाग की तरफ से नहर के किनारों को मजबूत करने और किनारों की मिट्टी को बांधे रखने के लिए पौधारोपण किया गया था, लेकिन अब नहर विभाग इन पौधों के लिए वन विभाग को पानी उपलब्ध नहीं करवा रहा है, जिसके चलते लाखों रुपए की लागत से लगे ये पौधे नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जैसलमेर जिले के रामगढ़ और मोहनगढ़ नहरी इलाके में नहर के पट्टरों को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही वन विभाग की वृक्षारोपण योजना पानी के अभाव में दम तोड़ती जा रही है। इन पौधों के लगाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आया है, लेकिन अब पानी न मिलने से पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। वन विभाग की माने तो इन पौधों को जिंदा रखने के लिए इन्हें रोजाना 42.5 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये पौधे धीरे धीरे दम तोड़ने लगे हैं। इस साल इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज 2 ने नहरी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 22 लाख पौधे लगाए थे। शुरुआत में तो विभाग की ओर से पौधों को पानी मिल गया और इन्हें रोप दिया गया, लेकिन इस बार बारिश की कमी के चलते फिलहाल इन पौधों को पानी की जरूरत है, लेकिन नहर विभाग पानी नहीं दे रहा। जानकारी के अनुसार इन 22 लाख पौधों को तैयार करने के लिए रोपने तक में 13 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक पौधे पर करीब 60 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में यदि ये पौधे जल गए तो 13 करोड़ का नुकसान होगा। We have analyzed the whole thing और मोहनगढ़ में हमको 30 क्यूसेक पर डे और रामगढ़ में 12.5 क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट है। टोटल 42.5 क्यूसेक पानी अगर हमें मिल जाता है तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट हो जाती हैं। अगर नहीं मिलता है तो ये राजकीय क्षति होगी, क्योंकि अगर पेड़ सूखते हैं या पानी नहीं मिलने से वो नहीं पनप पाते हैं तो इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो हम लोग यही कोशिश में हैं कि किसी भी तरह हमको पानी मिल जाए। दूसरी तरफ नहर विभाग में भी मुसीबत है। एक तरफ तो किसान आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नहर में पानी कम आ रहा है और इसी वजह से नहर विभाग पौधों के लिए पानी नहीं दे रहा। नहर विभाग का कहना है कि अगर
वन विभाग को पानी नहीं चाहिए तो वो अपनी डिमांड का प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं, तो उच्च स्तर से ये निर्णय हो सकता है। रामगढ़ एरिया में जब पानी की बारी आती है, क्योंकि इतनी बड़ी नहर में ऐसा नहीं है कि पानी जो है उसको वैसे दे दिया जाए कि इतनी बड़ी नहर में, क्यों प्रायोरिटी से चलती है नहरें, तो जब प्रायोरिटी में चलती है तो वो अपना पंप से लेते हैं पानी, लेकिन जब प्रायोरिटी में नहीं है तो सिर्फ पौधों के लिए मतलब पानी नहर में नहीं चलाया जा सकता। पानी तो जब वरीयता होगी तभी चलेगी। जो वरीयता में बीच में जो ये बताया मैंने आपको, जो ये सफर किया 20-25 दिन बंद रहा, तो उसकी वजह से फिर उसके बाद में जो टाइम और लगा आने में, मतलब भाई टर्न वाइज आता ना सबका नंबर को, एक दिन में सारी नहरें चल नहीं जाती, तो उसमें कोई टाइम लगा है। अभी एक कलेक्टर मीटिंग में भी अभी जो उस दिन प्रभारी मंत्री महोदय पधारे थे, उस दिन भी बात हुई थी, उनका हमारे को इतने कृषक जो तो कृषक के उनमें प्रस्ताव आएंगे तो उस हिसाब से वहाँ रेगुलेशन प्रोग्राम में रख दिया जाएगा। दोनों विभागों के आपसी खींचतान में करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए ये पौधे नष्ट होने की कगार पर हैं। पौधों के नष्ट होने से सरकारी खजाने को तो नुकसान होगा ही, साथ ही पर्यावरण को इससे भारी क्षति होगी। जैसलमेर से मनीष व्यास, इंडिया न्यूज, राजस्थान। अब बात करेंगे चूरू में एक नाबालिग बच्ची ने शराबी पिता से परेशान होकर अपना घर छोड़ दिया। नाबालिग बच्ची अपने पिता की शराब की आदत और मारपीट से परेशान थी। देखिए रिपोर्ट। अपने बच्चों का हर वक्त ख्याल रखता है। बच्चों पर कोई मुसीबत आ जाए तो उसके आगे वो खड़ा हो जाता है। बच्चों की हर छोटी से छोटी जरूरत को एक पिता पूरी करता है। लेकिन चूरू के तारानगर की रहने वाली इस नाबालिग बच्ची के नसीब में पिता का वो प्यार नहीं जो हर बच्चे को मिलता है। पिता से प्यार के बदले इस बच्ची को रोजाना की पिटाई और जख्म मिलते हैं। इस नाबालिग का शराबी पिता आए दिन इसे परेशान करता है और पीटता है। इतना ही नहीं, पिता के दोस्त भी आए दिन उससे बदसलूकी करते थे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर रोज यही कहानी है। रोजाना की मारपीट और बदसलूकी से तंग आकर बच्ची ने घर छोड़ने का फैसला किया और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। मारपीट करा और घरों बाहर निकाल दे, और उसका दोस्त जब कह दे कि थे चली जाओ और मेरा दोस्त ही होगा, और मम्मी ये हमारे भागने के बाद में आई है। जब मैं घरे कौन जानी चाहूँ, चाहे मेरे मैं जानी तो चाहूँ मेरे बहन साहब बन थे बीकानेर भेजो तो बीकानेर जा सकूँ मैं, बन घरे कौन जानी चाहूँ करे मैंने, और मम्मी ने घरे रहने कौन दे, और दोनों बहना ने घरे निकाल दे। इससे जाटा मैं खड़ जावा, मैं मजबूरी में भागना पड़े। वहीं दूसरी ओर बच्ची के नाना की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बच्ची ने मां बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद समिति ने बच्ची को बीकानेर के बालिका आश्रय गृह भिजवाने का आदेश दिया। काउंसलिंग के बाद में बच्ची ने यही कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती, अतः इसलिए बालिका को हमने बालिका आश्रय गृह बीकानेर भेजने के आदेश कर दिए। बालिका बता रही थी कि मेरे साथ हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट होती है, पिता ड्रिंक करके और बच्चियों को मारता है और माँ को भी घर से निकाल दिए। बच्ची अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो घर से निकल गई। ये बच्ची इतनी दहशत में है कि अब वो कभी घर नहीं जाना चाहती। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि उसे परिजनों के पास भेजा गया तो वो जहर खा लेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्ची पर कितना जुल्म हुआ होगा। खैर, अब से बच्ची आगे की जिंदगी बालिका आश्रय में बिताएगी। उम्मीद है कि उसकी आगे की जिंदगी इतनी दर्द और दहशत भरी न हो। चूरू से विजय चौहान, इंडिया न्यूज, राजस्थान। वहीं एक मासूम जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली,
वो अभी से ही वो अपने परिवार की आंखों में चुभने लगी थी। उसकी मां ही अपनी लाडो से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। जयपुर में शुक्रवार रात शायद इस लाडो के लिए काल बनकर आती अगर इंडिया न्यूज पत्रकारिता के साथ सामाजिक सरोकार ना निभाता। देखिए कैसे लाडो अब सुरक्षित हाथों में।